हमारी स्वप्न विशाल होने चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षा ऊंची होनी चाहिए, हमारी प्रतिबद्धता गहरी होनी चाहिए और हमारे प्रयत्न अनवरत बड़े होने चाहिए। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी से हमेशा ये अपेक्षा करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखेंगे और जिस लक्ष्य को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को पूर्ण करने में अपनी सारी ऊर्जा समर्पित कर देंगे। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर के आई हूं वो टॉपिक है ट्राइब्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हम और ही लगा करके चलते हैं पर हमारा बड़ा क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए कि ट्राइब्स क्या है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है। तो मैं इसे अपने इस पूरे वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन की हूं और इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं सिर्फ कंसेप्चुअल एनालिसिस लेकर के चली हूं कि ट्राइब्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे। अलग अलग स्कॉलर्स के, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, सोशियोलॉजिस्ट के मैंने डेफिनेशन को इंक्लूड करने का पूरा प्रयास किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक बटन को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जरूर एक चीज मेंशन करिएगा कि अगर आपको ट्राइब्स के बारे में भी जानना है, अलग अलग ट्राइब्स के बारे में, बहुत डिटेल में तो नहीं पर अगर शॉर्ट में आपको ट्राइब्स के बारे में जानना है तो मैं अगले वीडियोस में जरूर ट्राइब्स को के बारे में लेकर के आऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अलग अलग ट्राइब्स के बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं उस पर भी मेहनत करना शुरू कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। तो स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है जनजाति, ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। सबसे पहले तो ये बेसिक फर्क आप जानिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइब्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम अधिकतर ट्राइब्स को तो डिफाइन कर देते हैं बट अनएबल टू डिफाइन शेड्यूल्ड ट्राइब। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि जितनी भी जनजातियां हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, अनुसूचित जनजातियां नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं वो जनजातियां हैं। ठीक है, मतलब जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो ट्राइब्स बिल्कुल हैं पर सारे ट्राइब्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं हैं। आंसर होता है क्यों, वाई। अगर ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों, तो ये मान लीजिए कि जनजातियों की तो अपनी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अभी वो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगी। शेड्यूल्ड ट्राइब क्या होता है कि जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अनुसूचीबद्ध कर दिया गया हो, सूचीबद्ध कर दिया गया हो, शेड्यूल्ड कर दिया गया हो, मतलब संविधान में जिसे राष्ट्रपति द्वारा मान्यता मिल गई हो कि ये जनजाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आएगा तो उन जनजातियों को हम अनुसूचित जनजाति कहेंगे और तब उन्हें विशेष जो प्रावधान है, जो सरकार द्वारा, संविधान द्वारा विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उन सभी से उन्हें बेनिफिट्स मिलेगा। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट कि ऑल द ट्राइब्स जो हैं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ऑल ट्राइब्स आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बट इट इज़ वेरी वेल कंपल्सरी दैट ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज ट्राइब। ठीक है, सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वो ट्राइब्स हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, इस चैप्टर पे आते हैं। इतना हमारे लिए जानना ज़रूरी था। हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय समाज है, जो इंडियन सोसाइटी है, उसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पे मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया, मतलब इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स में, इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। पर बहुत सारे विशेषताओं में एक सबसे बड़ी विशेषता भारतीय समाज की है कि विभिन्नता में एकता समेटे हुए है। मतलब कि आदिकाल से ही, बहुत पुराने समय से ही विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदायों, संस्कृतियों, प्रजातियों, जातियों और जनजातियों की कर्मभूमि हमारा देश रहा है। शुरू से यहाँ पर अनेक तरह के लोग रहे हैं।
अब देखा जाए तो विश्व के प्राचीनतम समाजों में जितने भी एंशियंट सोसाइटी हैं वर्ल्ड में, उन सभी में भारत का इतिहास 5 से 7,000 वर्ष पुराना है और संपूर्ण विश्व का अध्यात्म दर्शन भारतीय समाज में देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये 100% बात सही है। संपूर्ण भारतीय समाज विभिन्न भाषाओं में, प्रथाओं में, जितने रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, धार्मिक विश्वासों, जीवन यापन के तरीकों, विभिन्न जातियों, जनजातियों, प्रजातियों, जो मतलब अलग अलग रेसेस में, कास्ट में, ट्राइब्स में हमारा इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड है। इस प्रकार भारतीय समाज में असमानता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में। मतलब जोग्राफिकली भी हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, कहीं पर्वत हैं, कहीं खाई हैं, कहीं समतल मैदान हैं, कहीं पठार हैं, कहीं बहुत उपजाऊ भूमि है, कहीं बंजर भूमि है, कहीं रेगिस्तान है। तो इस तरह से जोग्राफिकली, भौगोलिक रूप से भी भारतीय समाज असमानता से व्याप्त है। और अगर जातीय, जनजातीय, प्रजातियों के आधार पे भी देखा जाए तो भारतीय समाज जो है वो असमानता से विभक्त है। ठीक है, अब इतनी असमानताओं के बावजूद हम एक कैसे हैं, हमारे यहाँ समानताएं कैसी हैं? तो हमारा जो संविधान है, ठीक है, भारत के संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संकल्प लिया गया है। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये शब्द आप याद रखिएगा। इसके लिए एक कुछ संकल्पनाएं ली गई हैं और इसमें आने वाले समय में जो परंपरागत व्यवस्था में असमानता है, उन सभी असमानता को मिटाते हुए हम समान समाज की स्थापना पर बल देते हैं। हमारा जो संविधान है वो एक समान समानताओं के उद्देश्य से व्याप्त है। समाज के जितने भी कमज़ोर वर्ग को सच्चे अर्थ में न्याय मिल सके, इस प्रेरणा से कुछ विशेषताओं को समावेश हमारा संविधान करके चलता है। मतलब संविधान जो है वो हमें इस असमानताओं को समाप्त कर समानताओं के सूत्र में बांधने का प्रयास करता है, अगर हम समझे ऐसे तो। ठीक है, मैं एक आर्टिकल का यहाँ पर मेंशन करूँगी, संविधान का अनुच्छेद 46, आर्टिकल 46 जो है वो राज्य की जनता के दुर्बलता और जो कमज़ोर वर्ग, ठीक है, उसकी बात करता है आर्टिकल 46। और उस कमज़ोर वर्ग में क्या क्या आते हैं? शेड्यूल कास्ट आता है, शेड्यूल ट्राइब्स आता है, और आर्थिक हितों की उन्नति करने वाले सब प्रकार के शोषण से इन्हें संरक्षण व्याप्त है, ऐसा कहा गया। आर्टिकल 46 जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं समाज में, सभी को सुरक्षा दे करके उनके संरक्षण का निर्देश देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 46 जो है वो कहीं ना कहीं से समानता को दर्शाता है। जो इतनी असमानताएं हमारे देश में हैं, उनमें उन सभी को हटाते हुए समानताओं पर विशेष बल देता है। तो अब ये तो हम लोगों ने समझा कि जो हमारा जो भारत देश है वो बहुत सारे विभक्त हैं, बहुत सारे श्रेणियों में विभक्त है, जिसमें से एक श्रेणी है अनुसूचित जनजाति की, ट्राइब्स की। ठीक है, हमारे देश में मतलब हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ हाउस ऑफ ट्राइब्स है, मतलब बहुत सारे जो जनजाति हैं उनका घर है हमारा भारत देश। आपको जब मैं कभी बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कि पता नहीं कितने प्रकार की, अभी मैं तो मेंशन भी कर दूंगी डाटा भी, पर उसके अलावा भी बहुत सारी जनजातियां हैं हमारे देश में। तो अब इस तरह से मैं आगे कई वीडियोस में आपको शेड्यूल कास्ट भी पढ़ाऊंगी, शेड्यूल ट्राइब्स भी पढ़ाऊंगी, मतलब जो भी वीकर सेक्शन है, ओबीसी, एससी, एसटी, उन सबको मैं बताऊंगी। फिलहाल अब हम शुरू करने जा रहे हैं ट्राइब्स को। तो ये एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर को समझने के लिए, तो इस पोर्शन को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए जो मैंने अभी बातें कही हैं। और अब हम चलते हैं अपने प्योर कंसेप्ट की तरफ। तो जितने भी वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग हैं, उनमें से एक वर्ग को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो है ट्राइब्स। तो अब चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर।
आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ट्राइब्स को, जनजाति को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से बुलाया है। जैसे अगर कॉमनली रिफर्ड, अगर हम आम भाषा में देखें तो इन्हें आदिवासी कहा जाता है। कई लोग के मुंह से जनजाति की जगह पे आदिवासी शब्द भी निकलता है। रीजले और वेरियर एल्विन, ये दो बहुत बड़े ये थे जिन्होंने ट्राइब्स की स्टडी की, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हम इन्हें कह सकते हैं। तो रीजले और वेरियल एल्विन ने एब ओरिजिनल्स वर्ड का इस्तेमाल किया। एब ओरिजिनल वर्ड का याद रखिएगा कि कॉमनली रिफर्ड एज आदिवासी, एंड अकॉर्डिंग टू रीजले एंड वेरियर एल्विन एब ओरिजिनल्स वर्ड का यूज़ किया उन्होंने। सर बैन्स जो थे वो एक सेंसस ऑफिसर थे, इन्होंने इसे हिल ट्राइब्स कहा, पहाड़ी जनजाति कहा। डॉक्टर हट्टन ने प्रिमिटिव ट्राइब्स के नाम से बुलाया, आदिम जनजाति के नाम से बुलाया। ठक्कर बापा जो कि बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, इन्होंने आदि प्रजा नाम से बुलाया जनजातियों को। जीएस घोरिये ने पिछड़े हिंदू, बैकवर्ड हिंदूज के नाम से ट्राइब्स को बुलाया। महात्मा गांधी ने इन्हें गिरिजन बोला। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, उसमें अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल होता है, और मतलब संविधान जो है वो अनुसूचित जाति शब्द को एक्सेप्ट किया है। हैज़ एक्सेप्टेड टू यूज द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब विच वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय साइमन कमीशन। आपको पता है कि भारत में अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो साइमन कमीशन के बारे में आप पढ़ेंगे। बहुत चर्चित कमीशन रहा है, जब ये 1927 में साइमन कमीशन भारत में आता है तो गो बैक साइमन के नारे लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा उस समय देश में एक उफान आता है, क्योंकि साइमन कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे उसको इंडियंस मानने से इनकार किए थे, और इनके कमेटी में इंडियंस नहीं थे, और ये आया था इंडियन स्टेटस को स्टडी करने के लिए, और उस कमेटी में इंडियंस नहीं थे। इस पे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था भारतीय समाज में, भारतीय नेताओं द्वारा। तो ये तो साइमन कमीशन का अलग हिस्ट्री है। पर 1928 में साइमन कमीशन ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, अनुसूचित जनजाति शब्द का, शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द का, जिसे कि संविधान में हूबहू एक्सेप्ट कर लिया गया है। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि संविधान में कहीं भी अनुसूचित जनजाति को डिफाइन नहीं किया गया है। एकदम क्लियर कट माइंड में रख लीजिए कि देयर इज़ नो डेफिनेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसका डेफिनेशन? शेड्यूल्ड ट्राइब का, बट रेफरेंस ओनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में सिर्फ इसका संदर्भ लिया गया है, रेफरेंस लिया गया है शेड्यूल ट्राइब का। तो ये बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा। इनमें से एक एक नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं कि पिछड़े हिंदू किसने कहा है, तो आपके दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए कि जीएस घुरिये ने कहा है। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? तो गिरिजन कहा है, गिरिजन कहें। हट्टन ने क्या कहा है? तो प्रिमिटिव ट्राइब कहा, आदिम जनजाति का। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब हम 1 बाय 1 डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है या टॉपिक में देखा है कि इस वीडियो में हम सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब और ट्राइब्स के डेफिनेशन को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ द ट्राइब। हमें ट्राइब्स के कंसेप्ट को सबसे पहले जानना ज़रूरी है, फिर हम उसके डेवलपमेंट पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उनके प्रॉब्लम्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो वेरियर एल्विन ने एक्सप्लेन किया है। वेरियर एल्विन की देखिए 2 तरह के नाम दिखते हैं, मतलब स्पेलिंग जो मैंने ऊपर लिखा है VERRIER ELWIN, ये वेरियर एल्विन। ये वाला स्पेलिंग मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आप देखेंगे कि यही स्पेलिंग यूज़ हुआ है। तो आपको भी जब लिखना होगा तो आप यही स्पेलिंग लिखेंगे। एक क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत खटकता है कि मैडम जब हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या नाम भी हमें हिंदी में लिखना चाहिए? तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि नाम आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। उनकी किताब अगर इंग्लिश में है तो उनकी किताब को भी आप इंग्लिश में हूबहू लिखिएगा। फिर बाकी जो डेफिनेशन है उसको आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा आप कहीं भी ये लिखिए तो आपको जो नाम है फॉरेन राइटर्स का, आप उसको इंग्लिश में ही लिखिएगा। ठीक है, तो ट्राइब्स आर द रियल इंडिजीनियस प्रोडक्ट ऑफ इंडिया।
वेरियर एल्विन ने क्या बताया कि इन्हें रियल इंडिजीनियस प्रोडक्ट कहा, कि जो जनजाति है वही इस देश की उपज है, ठीक है, और इनके सामने जितने लोग भी हैं वो सब विदेशी हैं। मतलब कि जो मोस्ट प्रिमिटिव मैन है इस इंडिया के वो ट्राइब्स हैं, वेरियर एल्विन ऐसा कहते हैं, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट पीपल whose moral rights and claims are thousands of years old. They first came here. कहा जाता है कि इन्होंने जो इनके जो नैतिक अधिकार और दावे हैं वो हजारों हजार साल पुराने हैं। मतलब आज के ये ट्राइब्स नहीं है, they are the oldest one. ये सबसे पुराने लोगों में से हैं और यही लोग सबसे पहले यहाँ पर आए, ठीक है। वेरियर एल्विन जो हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और ये मेनली भारत मूल के हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि ये भारत मूल के। और इनकी किताब द बैगा, याद रखिएगा, बैगा एक जनजाति है, बैगा पे इन्होंने लिखा है, इसमें इस डेफिनेशन को द बैगा किताब में लिखा है। तो द बैगा याद रखिएगा, बैगा जनजाति है और वेरियर एल्विन ने इसे लिखा है। अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ, गिलीन एंड गिलीन का डेफिनेशन, ठीक है। तो एक चीज़ मैं फिर यहाँ पर बताऊंगी कि जब भी आप डेफिनेशन याद करिएगा तो देखिए इतना माइंड तो किसी का नहीं हो पाता है कि एकदम सेम टू सेम हम डेफिनेशन रट ले। अब जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे डेफिनेशन मेंशन किए हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ना कि हम सारे डेफिनेशंस को रट ले, तो हमें की वर्ड को रटना पड़ेगा, ठीक है। जो की वर्ड्स होते हैं उसको हमें अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। तो जैसे वेरियर एल्विन का कीवर्ड क्या था कि रियल इंडिजीनियस प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, और ठीक है, और दूसरा ओल्डेस्ट पीपल, और तीसरा द फर्स्ट केम हियर। ये 3 कीवर्ड आप ये रट लीजिए और फिर उसके आधार पे आप इनका डेफिनेशन लिख लीजिए। उसी तरह गिलीन एंड गिलीन का है, इनका क्या है डेफिनेशन कि एनी कलेक्शन ऑफ प्रीलिटरेट लोकल ग्रुप्स विच ऑक्यूपाई अ जनरल टेरिटरी, स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज एंड प्रैक्टिसेस अ कॉमन कल्चर। इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई, इन्होंने बताया कि प्रीलिटरेट लोकल ग्रुप्स मतलब ऐसे सामाजिक समूह हैं, ऐसे ये स्थानीय समूह हैं जो जब हमारे देश में या समाज में शिक्षा का विकास होना शुरू हुआ उससे भी पहले के ये लोग हैं, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, एक निश्चित भाषा को बोलते हैं और एक निश्चित संस्कृति का अनुसरण करते हैं। ये गिलीन और गिलीन का डेफिनेशन है, ये कल्चरल सोशियोलॉजी में इन्होंने ये डेफिनेशन दिया है। तो एक मैं आगे बढ़ने से पहले मैं जनरल आपको बता रही हूँ कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि जनजाति क्या है तो आप एकदम दिमाग में रखिए कि जनजाति ऐसे समूह को कहा जाता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, मतलब इनका जो एरिया होता है वो डिफाइंड होता है। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, एरिया डिफाइंड मतलब कि पूरे देश में जनजातियों का क्षेत्र है। आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ट्राइब्स का, मैं अगले वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगी, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ के ट्राइब्स हैं, साउथ के ट्राइब्स हैं, ईस्ट के ट्राइब्स हैं, वेस्ट के ट्राइब्स हैं, सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स हैं, पर हर ट्राइब हर एरिया में नहीं पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टोडा है तो टोडा हर एरिया में नहीं पाया जाएगा, टोडा के अपने स्पेसिफिक लोकेशन है। उसी तरह अगर ट्राइब्स है गारो, खासी, ये सब जो ट्राइब्स है ये सब ट्राइब्स हैं नागालैंड के, ठीक है, तो नागालैंड में ये सारे ट्राइब्स पाए जाएंगे और किसी भी क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे। तो हर ट्राइब्स का अपना लोकेशन है, कोई भी ट्राइब्स कहीं भी नहीं पाया जाता है। तो ये समझिए कि एक इनका स्पेसिफिक टेरिटरी हो गया, इनका एक कॉमन लैंग्वेज होता है, सारे जितनी भी जनजातियाँ होती हैं वो अपना अपनी भाषा बोलती हैं, सबकी भाषा अलग है। टोडा अलग भाषा बोलेगा, बैगा अलग भाषा बोलेगा, खासी अलग भाषा बोलेगा, कुकीज़ अलग भाषा बोलेंगे। तो सब ट्राइब्स के अपने अपने लैंग्वेज होते हैं, सबके अलग अलग अपने अपने कल्चर होते हैं, ठीक है, सभी अपनी अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं। सबके यहाँ जो कस्टम्स होते हैं, सबके जो विश्वास होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम जो होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं,
ठीक है। एक कॉमन लैंग्वेज को सब यूज़ करते हैं, अलग अलग सब अपनी अपनी भाषा बोलेंगे। तो ये याद रखिए कि ट्राइब्स ऐसे कलेक्शन को बोला जाता है, ऐसे कलेक्शन ऑफ पीपल को बोला जाता है, ऐसे ग्रुप को बोला जाता है, ऐसे समूह को बोला जाता है जिनकी अपनी एक विशेष संस्कृति होती है, जो एक अपने सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत प्रिमिटिव होते हैं, सिंपल होते हैं, जो कि प्री लिटरेट ओरिजिन उनका होता है। ठीक है। अब हम भले ये मान सकते हैं कि डेवलपमेंट के दौर में, विकास के दौर में जनजातियों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, और शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण और जितने भी विकास के अलग अलग स्रोत हैं उनके कारण जनजातियों की मूल विशेषताएं जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। जैसे हर जनजाति की अपने परंपरागत व्यवसाय होते थे। ठीक है। कोई दौरी बिनने का काम करता था, मतलब जो बास्केट वीविंग का काम होता है, कोई साड़ी बनाने का काम करता था, कोई पत्तों से बीड़ी बनाने का काम करता था। तो हर जनजाति के अपने ट्रेडिशनल वर्क होते थे। अब ये ट्रेडिशनल वर्क भी उनके धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और ऑलमोस्ट ऑल द ट्राइब्स आर कम अंडर द एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। अब धीरे धीरे सब एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन की तरफ आ रहे हैं। पर ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये डेवलपमेंट के फेज़ में हो रहा है। बट आपको जब ट्राइब्स को डिफाइन करना होगा तो आप इसी तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले डेफिनेशन की ओर। अगले डेफिनेशन में हम डॉक्टर रिवर्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं कि द ट्राइब्स आर अ सिंपल टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स हुज मेंबर्स यूज अ कॉमन लैंग्वेज एंड वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन पर्पस लाइक वार एक्सेट्रा। डॉक्टर रिवर्स क्या कहते हैं कि जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है, जैसा मैंने बताया कि इट इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ सोशल ग्रुप। सिंपल में मैंने यहाँ पर ई मिस कर दिया है, सॉरी फॉर दैट, SIMPLE होगा। ठीक है। जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा बोलते हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और कॉमन पर्पस के लिए जब सबका सामान्य उद्देश्य होता है उसके लिए मिल करके काम करते हैं। ठीक है। जैसे एक उद्देश्य हो गया युद्ध, मान लीजिए कि एक जनजाति को दूसरी जनजाति से युद्ध करना है, तो इसमें एक जनजाति के लोग आपस में एक हो जाते हैं और फिर दूसरी ट्राइब से वार करते हैं या किसी और से भी वार करते हैं। तो ऐसे कॉमन एम्स को लेकर के सभी जनजाति एक हो जाते हैं। और डॉक्टर रिवर्स की बुक है द टोडास, इसमें आप द रिवर्स के बुक टोडास में आप बहुत सारी चीज़ों को और देख सकते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं डॉक्टर एन मजुमदार का। उन्होंने क्या कहा है, अब आपको सबका कीवर्ड्स पकड़ना है। ठीक है। मैंने पहले ये बार बार समझाया कि आपको उस कीवर्ड को कैच करना है। इन्होंने क्या कहा है कि टेरिटोरियल एफिलिएशन, ठीक है, मतलब सभी के जो भौगोलिक जो भूभाग होंगे वो विशिष्ट भूभाग होंगे, सभी के स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन होंगे। सारी जनजातियां एक साथ एक ही जगह पे नहीं रहती हैं, हर जनजाति अलग अलग लोकेशन में रहती हैं। दे आर एंडोगैमस, एंडोगैमस मतलब अंतर्विवाही होते हैं, एक जनजाति के लोग अपने ही जनजाति से विवाह करते हैं। विथ नो स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, इनका फंक्शन मतलब जो क्रिया होती है, एक्शन जो होते हैं उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। ट्राइबल ऑफिसर्स, देखिए इनका डेफिनेशन थोड़ा और एक्सपेंडेड फॉर्म में है। रूल्ड बाय ट्राइबल ऑफिसर्स, कि हर जनजाति का एक मुखिया होता है और इसी मुखिया के नियम कानून से ये चलते हैं। मतलब ये ज़्यादातर इनफॉर्मल लॉज जो हैं उससे गवर्न होते हैं, फॉर्मल लॉ से गवर्न नहीं होते। फॉर्मल सोशल कंट्रोल के क्या क्या हैं एजेंसीज, तो फॉर्मल सोशल कंट्रोल के एजेंसीज हैं, पुलिस है, हमारा लॉ सिस्टम है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। और इनफॉर्मल क्या है कि जो अब तो पंचायत फॉर्मल में आ गया, पर उससे पहले जो ग्राम पंचायत के लोग होते थे, मतलब जब पंचायती राज व्यवस्था इंडिया में नहीं आई थी उससे पहले भी पंचायत होते थे, तो वो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के होते थे। इसी तरह जो ट्राइबल ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जो मुखिया होते हैं, ऑफिसर्स वर्ड यहाँ पर मुखिया के सेंस में कहा गया है, ऐसा नहीं कि कोई ऑफिसर नियुक्त होता है, ऐसा नहीं है। ये ऑफिसर्स मतलब मुखिया। हेरिडिटरी और अदरवाइज यूनाइटेड इन अ लैंग्वेज और डायलेक्ट, इसको डायलेक्ट भी कहा जाता है कि एक सामान्य भाषा का ये प्रयोग करते हैं। इनका सोशल डिस्टेंस कायम करते हैं। ये वर्ड आज कोरोना के काल में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग। पर ट्राइब्स शुरू से ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं, मतलब कि ये दूसरे लोगों से जो इनके ग्रुप के अलावा मतलब बाह्य लोग हैं, अदर्स
जो लोग हैं उनसे ये दूरी बना करके रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर डर रहता है ना कि हमारे कल्चर ना ख़त्म हो जाए, हमारी संस्कृति पे ना अटैक हो, या हमारे कोई एक सदस्य बहिर्विवाह ना कर ले, एक्सोगैमस ना फॉलो करे प्रोसेस को। तो इन सब वजह से ये दूसरी कल्चर से दूर रहते हैं। ठीक है, ये सब मैं एक ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में बता रही हूँ। अब मान के चलिए कि डेवलपमेंट के फेज़ में मैक्सिमम ट्राइब्स जो हैं वो एसिमिलेशन के दौर से गुजर रहे हैं। और एन मजुमदार ने क्या कहा कि इनका अपना ट्राइबल ट्रेडिशन होता है, बिलीव्स होते हैं, इनके अपने कस्टम्स होते हैं, और ये एलियन सोर्सेस से दूरी बना करके रखते हैं। एलियन मतलब बाहरी स्रोतों से ये दूरी बना करके रखते हैं। तो एन मजुमदार के यही डेफिनेशन है कि एक ऐसा समूह जो एक विशिष्ट भूभाग से संबंधित है, जिसमें दूसरे समूह के साथ विवाह वर्जित है, जिसमें कार्यों का विशिष्टीकरण नहीं है, मतलब देयर इज़ नो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, जिनका नियंत्रण जनजाति के अधिकारियों द्वारा होता है, जिनकी भाषा या एक बोली होती है, जो अन्य जनजातियों या जातियों से सामाजिक भिन्नता रखते हैं या सामाजिक दूरी रखते हैं, और जो जाति के ढांचे के मामले में अलग होते हैं। इनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। तो ये एन मजुमदार की डेफिनेशन है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं। होबल, ई एडमसन होबल, इनका बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। ये सिर्फ कल्चर को लेकर के डिफाइन किए हैं ट्राइब्स को, कि ईच ट्राइब पोजेसेस सम डिस्टिंक्ट कल्चर दैट मेक्स इट ऑफ फ्रॉम द अदर, कि एक जनजातीय सामाजिक समूह ऐसा होता है जो एक विशेष भाषा बोलता है और जिनकी एक विशेष संस्कृति होती है, एक अपना एक कल्चर होता है जो इन्हें दूसरे जनजातियों से अलग समझता है, पृथक मानता है। और इनकी किताब है द लॉ ऑफ प्रिमिटिव मैन, होबल की बुक है द लॉ ऑफ प्रिमिटिव मैन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं हम। रॉल्फ पिडिंगटन की डेफिनेशन, इन्होंने क्या डिफाइन किया कि वी कैन डिस्क्राइब ट्राइब एज अ ग्रुप हु स्पीक्स कॉमन लैंग्वेज, लिव इन द सेम टेरिटरी एंड सेम यूनिफॉर्मिटी इन देयर कल्चर, कि हम एक ऐसे जनजाति समूह के रूप में जनजातियों को विश्लेषित कर सकते हैं जो एक सामान्य भाषा बोलता है, एक समान भूभाग में निवास करता है और जिनकी संस्कृति में समरूपता पाई जाती है। मतलब हर ट्राइब्स की अपनी अपनी संस्कृति होती है और दूसरों से भिन्न होती है। रॉल्फ पिडिंगटन का डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। देखिए, जब एक बार आप डेफिनेशन समझ जाएंगे ना, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ट्राइब्स का, तो आपको बस कीवर्ड पकड़ना होगा। तो इस तरह से आप कीवर्ड पकड़ते पकड़ते आप इस तरह से ट्राइब्स को एनालाइज कर लेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है मैक्स वेबर का। आप इस डेफिनेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पॉइंट वाइज बताया है। इनके डेफिनेशन में क्या है कि ट्राइब्स एक ऐसा ग्रुप है जिसकी एक फिक्स्ड टेरिटरी होती है, एक निश्चित भूभाग होता है, लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, व्यवसायिक विशिष्टीकरण की कमी होती है। मैंने आपको बताया कि उनका एक जो प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन जो होता है वो ऐसे बहुत क्लियर कट नहीं होता है। आगे लैक ऑफ सोशल रैंकिंग विथ स्पेशल रेफरेंस टू अ लार्जर कम्युनिटी, कि अगर हम बड़े कम्युनिटी के से इनकी तुलना करें तो इनका सोशल रैंकिंग बहुत ऊपर नहीं माना जाता है, इसीलिए संविधान में इनको बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सोगैमस बट नो क्लियर कट एंडोगैमस ऑफ द ट्राइब्स एज अ होल। तो ये मैक्स वेबर के डेफिनेशन है। अब हम आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू टी.बी. नैक। टी.बी. नैक का भी अपने आप में बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है ट्राइब्स को। इनका डेफिनेशन क्या है, इसे भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं तो मैक्स वेबर का और टी.बी. नैक के डेफिनेशंस को आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ऐड कर सकते हैं। अब टी.बी. नैक के कैरेक्टरिस्टिक्स को या डेफिनेशन को देखते हैं। पहला इन्होंने बताया कि फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस विद इन द कम्युनिटी, की समुदाय के भीतर कार्यात्मक स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता नहीं होगा यहाँ पर, अंतर्निर्भरता। प्लीज हिंदी वाले इसे सही कर लीजिएगा। कार्यात्मक अंतर्निर्भरता मतलब सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होता है, आर्थिक पिछड़ापन होता है, भौगोलिक अलगाव होता है, जैसा मैंने बताया कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है, सब अलग अलग एरिया में रहते हैं। कॉमन डायलेक्ट, एक सामान्य भाषा होती है।
ओन ट्रेडिशनल लॉज, खुद के पारंपरिक कानून होते हैं इनके। पॉलिटिकली अ यूनिट अंडर अ कॉमन ट्राइबल अथॉरिटी, एक आम आदिवासी प्राधिकरण के तहत राजनीतिक इकाई होती है, मतलब जो ट्राइबल अथॉरिटी होती है, जो जनजातीय सत्ता होती है, वही इन्हें कंट्रोल करती है, मतलब इनफॉर्मल लॉ होते हैं इनके पास। और मेंबर्स आर एडवर्स टू चेंज, और जो इनके सदस्य होते हैं वो परिवर्तन के प्रतिकूल होते हैं, मतलब जो चेंजेस होते हैं उसको बहुत इजीली ये अडॉप्ट नहीं कर पाते, वो चेंज से घबराते हैं, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम भी होती है। मैं अभी जब ट्राइब्स के बारे में और एक्सप्लेन करूंगी तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं एससी दुबे का। एससी दुबे की डेफिनेशन में क्या है कि ट्राइब्स इज एन एथनिक कैटेगरी। देखिए एक नया शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया कि इन्होंने जनजातियों को नजातीय समूह से जोड़ा है, एथनिक ग्रुप टेरिटरी। तो एथनिक वर्ड एससी दुबे के डेफिनेशन में ज़रूर डालिएगा। Defined by real or putative descents and characterized by a corporate identity and a wide range of commonly shared traits of culture, कि जनजातियां एक निजातीय श्रेणी है जिसे वास्तविक या स्थानिक वंश द्वारा परिभाषित किया जाता है, मतलब ये एक लोकलाइज्ड एरिया से बिलोंग करते हैं और उनसी से उनकी वंश परंपरा आगे बढ़ती चली जाती है, और जो सामान्य रूप में साझा की गई है एक संस्कृति की विशेषता कि सभी एक ही संस्कृति को मानते हैं। तो फिर से समझ लीजिए एससी दुबे ने क्या क्या बातें कही। एससी दुबे ने बताया कि जनजातियां एक निजातीय श्रेणी है, एथनिक ग्रुप है, जो कि कहीं ना कहीं से एक स्थानिक वंश परंपरा से जुड़ी हुई हैं और सभी एक साझा संस्कृति को शेयर करती हैं, मतलब हर जनजाति अपनी अपनी संस्कृति को साझा करती हैं, एक दूसरे की संस्कृति को साझा नहीं करती हैं, अपनी अपनी संस्कृति को अपने सदस्यों के मध्य साझा करती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन WJ पेरी का है। इन्होंने क्या बताया कि अ ट्राइब कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप स्पीकिंग अ कॉमन डायलेक्ट एंड इनहैबिटिंग अ कॉमन टेरिटरी। इन्होंने दो चीज़ें बताई कि वो समूह जो कि सामान्य भाषा बोलते हैं और एक सामान्य भूभाग पर रहते हैं। इन्होंने दो चीज़ें बताई, अब आप इसका मतलब समझ चुके हैं। इंपीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया ये भी डिफाइन करता है, इंपीरियल गैजेटर जो इंडिया का गैजेट है वो इसको डिफाइन क्या करता है कि अ ट्राइब इज अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज बियरिंग कॉमन नेम, स्पीकिंग अ कॉमन डायलेक्ट, ऑक्यूपाइंग अ कॉमन टेरिटरी एंड इज नॉट यूजुअली एंडोगेमस। देखिए इनका क्या कहना है कि एक जनजातीय परिवारों का एक ऐसा संकलन है, ये फैमिली वर्ड यूज किए हैं, ठीक है। इंपीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया में परिवार शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो आप फैमिली वर्ड एकदम नहीं छोड़िएगा। और क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि एक जिनका सामान्य नाम होता है, कॉमन नेम होता है, जो एक बोली बोलते हैं, जो सामान्य भूभाग पर अधिकार रखते हैं और प्रायः अंतर्विवाही नहीं होते हैं। ये इन्होंने इस तरह से इंपीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया ने इसे एक्सप्लेन किया है। तो हम लोगों ने इतने डेफिनेशन को देखे, अभी आगे और भी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब ब्रिटिश रूल था, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1917 थ्रू द 1931 सेंसस, द नॉमेनक्लेचर रिफरिंग टू ट्राइब्स वर यूज्ड एज एबओरिजिनल्स और डिप्राइव्ड क्लासेस। तो याद रखिएगा कि ये 1931 की जनगणना के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि 1917 से पहले, ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातियों का उल्लेख किस नाम से होता था, आदिवासी नाम से या वंचित के नाम से किया जाता था। पर 1941 की जनगणना में ये शब्द बदल गया। 1941 का जो सेंसस आया उसमें ये शब्द बदल गया और 1941 के सेंसस से हम इसे अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब या आदिवासी शब्द कहने लगे। तो 1917 के पहले इन्हें हम बोलते थे डिप्राइव्ड क्लास, वंचित, या हम इन्हें बोलते थे एबोरिजिनल्स। पर हम धीरे धीरे 1941 के सेंसस से हम इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब या आदिवासी कहने लगे। अब आगे चलता है इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। ये क्या डिफाइन करता है कि ये बोलता है कि ट्राइब एज अ primary aggregates of people living in a primitive or barbarous condition under a headman or chief. The tribal society denotes to the primitive, preliterate, simple,
प्री इंडस्ट्रियल और फोक सोसाइटी। देखिए, इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज जनजाति को क्या क्या बोलता है। ये बोलता है कि जनजातियां जो हैं वो आदिम समूह है। आदिम मतलब प्रिमिटिव एज, मेडिवल एज, एंशियंट एज के पहले का जो एंशियंट एज के पहले का जो काल था, प्रिमिटिव, वो तब की जनजातियां हैं। पूर्व साक्षर हैं। पूर्व साक्षर मतलब कि जब हम लिखते पढ़ना नहीं सीखे थे तो उससे पहले जो समूह था उस समय की हैं। सरल हैं। सरल मतलब कि वो उन्हें बाकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है सोसाइटी में, मतलब कि स्पेशलाइजेशन होना, वो चीज़ नहीं है, सरल हैं। पूर्व औद्योगिक हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले के दौर की हैं और फोक सोसाइटी से संबंध रखती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज ने ट्राइब्स को ये डिफाइन किया। अब जो मैंने अभी समझाया था इस पैराग्राफ में, मैं यही लिख रही हूँ कि प्रेजेंट सिचुएशन में ज़्यादातर ट्राइब्स जो हैं वो नॉन ट्राइबल ग्रुप्स के कनेक्शन में आ रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, जो प्रोसेस डेवलपमेंट का हो रहा है, जो प्रोसेस डेमोक्रेटाइजेशन का हुआ, जो प्रोसेस अर्बनाइजेशन का हुआ, उस दौर में जो मोस्ट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स हैव इंटीग्रेटेड विद द नॉन ट्राइबल ग्रुप्स, ये जो जनजाति नहीं है उनके साथ ये एकीकृत होने का प्रयास कर रही हैं। दे हैव टेकन एग्रीकल्चर एज देयर मेन ऑक्यूपेशन, और जो इनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन थे उसको छोड़ के अब ज़्यादातर जनजातियां कृषि को अपना व्यवसाय बना रही हैं और अपने जो ट्रेडिशन थे, अपने बिलीव्स थे, अपने कस्टम्स थे, उससे धीरे धीरे अब थोड़ा दूर होते जा रही हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन में ये आप एनालिसिस करेंगे ट्राइब्स का, ये ट्राइब्स का कैसे पैटर्न बदल रहा है। एक डेफिनेशन मैं यहाँ पर एक और दूंगी, मदान का डेफिनेशन। मदान ने डिस्क्राइब किया है कि ट्राइब्स इज अ ग्रुप ऑफ सिंपल माइंड occupying a concentrated area, having a common language, a common government and common action in warfare। कि जनजातीय साधारण दिमाग का एक समूह है, एक केंद्रित क्षेत्र पर कब्जा है, मतलब एक जोग्राफिकल लोकेशन है इनका, एक कॉमन लैंग्वेज को बोलता है, एक इनके कॉमन अपने गवर्नमेंट हैं, और युद्ध आदि में मतलब जो सामान्य उद्देश्य है उसमें एक समान क्रिया को ये करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से ट्राइब का उल्लेख है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ट्राइब्स को हमारे संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ट्राइब्स शब्द की चर्चा है, शेड्यूल्ड ट्राइब वो भी। तो आर्टिकल 342 में याद रखिएगा, पहले मैंने आर्टिकल जब एक्सप्लेन करी थी तो मैंने आर्टिकल 46 बताया जिसमें वीकर सेक्शन का उल्लेख है, पर आर्टिकल 342 में शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द का उल्लेख है कि द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज और अ पार्ट ऑफ और अ ग्रुप within tribes or tribal communities which the president of India may specify by public notification। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकती है। और वो कैसे करेगी कि उसको एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकालना होगा कि उस पब्लिक नोटिफिकेशन, और बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाता है, पर पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा वो किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में बदल सकती है। और अनुसूचित जनजाति कैसे हुई? क्योंकि वो संविधान में सूचीबद्ध हो गई। तो पहली वाली लाइन फिर से मैं यहाँ पर दोहराती हूँ कि जितनी भी जनजातियाँ हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अनुसूचित जनजाति हो, पर जितनी भी अनुसूचित जनजातियाँ हैं वो जनजाति ट्राइब ज़रूर है। तो आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विषय में और जहां वह राज्य है राज्यपाल से सलाह के बाद, ठीक है, राष्ट्रपति हमेशा किसी भी स्टेट के ट्राइब्स को अगर उसको शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित करना होगा तो वो राज्यपाल से सलाह लेगा के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा आदिवासी समुदाय के भागों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं जो इस संविधान के उद्देश्य के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैसा भी मामला हो के संबंध में अनुसूचित जनजातियां माने जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति
राज्यपाल की सलाह से किसी भी जनजाति को सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 342 एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, आर्टिकल 342। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड है। इनका कोई एक ऐसा डेफिनेशन नहीं है। इन्होंने चूंकि लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का कंसेप्ट दिया है। जब भी आप रूरल सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आप रॉबर्ट रेडफील्ड के कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन। तो उन्होंने इसी तरह से जनजाति को लिटिल कम्युनिटी के रूप में डिफाइन किया है। अब हम दूसरा अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं हंटिंगफोर्ड का, तो उन्होंने क्या डिफाइन किया कि अ ट्राइब इज अ ग्रुप यूनाइटेड बाय अ कॉमन नेम। एक सामान्य नाम होता है। हर जनजाति का टोडा है, खासी है, गारो है, जयंतिया है, कुकीज़ है, चेंचू है। तो हर जनजाति के अपने अपने नाम होते हैं। ठीक है, इन विच द मेंबर्स टेक अ प्राइड बाई अ कॉमन लैंग्वेज। हर के अपने एक कॉमन भाषा होती है, कॉमन टेरिटरी होती है, और इस तरह से वो जो आउटसाइडर हैं उन्हें अपने एनिमीज मानते हैं, बाहरी दुश्मन मानते हैं। तो एनिमी शब्द का यूज़ हंटिंगफोर्ड ने किया है। और अब हम लास्ट डेफिनेशन देखते हैं लूसी मेयर का, जिन्होंने डिफाइन किया है कि ट्राइब एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ अ पॉपुलेशन विद इन अ कॉमन कल्चर। की एक सामान्य संस्कृति में एक ऐसी जनसंख्या जिसका एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल डिवीजन होता है, एक जो राजनीतिक ढांचा होता है इनका स्वतंत्र होता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये ट्राइबल अथॉरिटी, ट्राइबल ऑफिसर इनके द्वारा गवर्न होते हैं। जो जनजातीय मुखिया होती है, जनजातीय सत्ता होती है, उसके द्वारा हर जनजाति गवर्न होती है। तो इस तरह से लूसी मेयर का ये डेफिनेशन है। याद रखिएगा, इनका कीवर्ड है इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल डिवीजन। अब एक मैंने यहाँ पर कंक्लूजन लिख दिया है। कंक्लूजन आप पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये आसान नहीं है ट्राइब्स को डिफाइन करना। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे ना ट्राइब्स का, तो आप देखेंगे कि इट इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क टू डिफाइन ट्राइब, क्योंकि ट्राइब्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हर कैरेक्टरिस्टिक्स हर ट्राइब में पाए भी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ट्राइब्स के अकॉर्डिंग उनकी डेफिनेशन बदल जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर इतने सारे डेफिनेशन दिए। अगर मान लीजिए मैं 2-3 डेफिनेशन देती तो आपको लगता कि अरे, आप कभी मान लीजिए कोई ट्राइब्स पढ़ते, आपको वो डेफिनेशन उसमें फिट नहीं दिखती, तो आपको लगता ना कि मैडम तो वो बताई थी पर यहाँ तो ट्राइब्स का दूसरा अर्थ निकल रहा है। तो इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि देयर इज नॉट अ सिंपल टास्क टू डिफाइन tribe. It is very difficult to define a tribe or a tribal society. ठीक है, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है कि हम एक डेफिनेशन बना दिए और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। वैसे भी सोशल साइंस में कोई भी एक डेफिनेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होती है कंपैरेटिवली टू प्योर साइंसेस। तो कुल मिलाकर के अगर हमें ट्राइब्स को डिफाइन करना होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप, यूज प्रिमिटिव मीन्स ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, हैविंग कॉमन डायलेक्ट मतलब एक सबकी आम भाषा होती है, परंपरागत जो तरीके होते हैं उसको वो इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करने के लिए उनके अपने लॉ होते हैं, दे आर पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, है ना, बट नॉट ऑर्गेनाइज्ड, और हिंदू कास्ट हायरार्की में इन्हें लो स्ट्रेटा पे रखा जाता है, और इनके अपने रिलीजियस बिलीव्स एंड रिचुअल्स होते हैं, एंडोगेमस होते हैं, कॉमन टेरिटरी होती है, बहुत सारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये कंक्लूजन है ये इस चैप्टर का। फिर आपने इस वीडियो में कंप्लीट जाना कि ट्राइब्स क्या हैं, ट्राइब्स के अलग अलग कंसेप्ट क्या है, डिफरेंस क्या है ट्राइब्स और शेड्यूल्ड ट्राइब में। आपने अलग अलग स्कॉलर्स के, अपने अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट के डेफिनेशन को देखा, समझा, और साथ में आपने उन्हीं डेफिनेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकालने की कोशिश की। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और प्लीज़ जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप अपने ओपिनियन को ज़रूर दीजिएगा कि आप अलग अलग ट्राइब्स के बारे में, जैसे टोडा हुआ, गारो हुआ,
हुआ, कुकीज़ हुआ, इनके बारे में आप जानना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप जब बताएंगे तभी मैं उस पर वीडियो प्रिपेयर करना शुरू करूंगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अब वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी हैप्पी ऑलवेज।